मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुमार जमाल। आज हम कक्षा 9 का वीडियो नंबर 4 पार्ट नंबर 2 से देखेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है। ठीक बेटा, हमने मिश्रण को उनकी अशुद्धियों से अलग करने की कुछ विधियां हमने देख ली थी। ठीक है, उसके बाद में 2 विधियां हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अब हम देखेंगे तीसरी विधि, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट चौथी विधि पढ़ाऊंगा। तीसरी विधि मैंने पिछले पाठ में पढ़ा दी, पाठ नंबर 1 में, और वो विधि थी ऊर्ध्वपातन विधि। कौन सी थी? ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक बेटा, तो ये विधि आप तीसरे पाठ से देख लेना, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे चौथे विधि को। तो चौथी विधि क्या है? चौथी विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है? क्रोमेटोग्राफी। ध्यान रखना बेटा, कौन सी विधि है? क्रोमेटोग्राफी। जहां तक पूछी जाने वाली विधि है ये वाली विधि, जहां तक पूछी जाती है क्रोमेटोग्राफी वाली विधि, जहां तक पूछी जाती है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी नाम क्यों पड़ा? उसका कारण ये कि क्रोमा शब्द से बना है। ये क्रोमेटोग्राफी किससे बनी है? क्रोमा शब्द से। क्रोमा शब्द का मतलब क्या है? रंग। क्रोमा शब्द का मतलब क्या है? रंग। और ये क्रोमा जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है कि क्रोमेटोग्राफी जो विधि बनी है ये क्रोमा शब्द से बनी है। और जो क्रोमा शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द बेटा? ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। और ये ग्रीक भाषा का क्रोमा शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? रंग। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? रंग। तो इंटरलिंकिंग देख लेना कि क्रोमा शब्द किससे बना है, सॉरी क्रोमा किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और इसका तात्पर्य क्या होता है? रंग। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ये क्रोमेटोग्राफी विधि रंगों को पृथक करने के लिए काम आती है। किसको पृथक करने के लिए? रंगों को पृथक करने के लिए। मतलब ये रंग किसी भी विलयन में घुल जाते हैं तो उन रंगों को क्या पृथक करने के लिए काम में ली जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वो देखो। मैंने चित्र आपको यहाँ पे बना के दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। यहाँ पे हम रंग लेंगे, शाई ले लेना। ठीक है, रंग लेंगे। रंग तो हमारे पास में विलय के रूप में काम करेगा, और जल होगा वो विलायक के रूप में काम करेगा। विलय और विलायक आपको मैंने क्लियर कर दिया। विलयन के 2 भाग होते हैं, विलय और विलायक। विलय वो पदार्थ होते हैं जिनमें घोला जाता है, और विलायक जिसमें घोला जाता है। ठीक है, तो जल के अंदर हम क्या बोलेंगे? शाई। लेकिन कैसे बोलेंगे उसका एक थोड़ा सा अलग मेथड। कैसे देखो, हम क्या कर लेते हैं, एक पतली सी छन्नक पत्रिका ले लेते हैं। मतलब छन्नक पत्रिका का मतलब दिमाग में रखना कि टिश्यू पेपर आते हैं ना, उस टाइप की एक छोटी सी हमने पत्ती काट ली टिश्यू पेपर में से, और उसको ले लिया। लेने के बाद में मान लो कि ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर की है, तो इसको नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर, नीचे से 3 सेंटीमीटर एक शाई की बूंद डाल देते हैं। इसको नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर क्या डाल देते हैं? इस शाई की बूंद। चित्र पूरा प्रॉपर बना रखा है, यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, शाई की बूंद डाल देते हैं। और फिर इसको शाई की बूंद को हम क्या करते हैं, जो ये छन्नक पत्रिका है जिसके ऊपर 3 सेंटीमीटर पर हमने ये शाई की बूंद लगाई है, इसके अंदर क्या करना बेटा? एक जार लेना है, एक बर्तन लेना है। उस बर्तन के अंदर हम क्या करेंगे? इसको रख देंगे। इसको क्या कर देंगे? रख देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये बर्तन के नीचे पैंदे में टच नहीं हो। ये बर्तन के नीचे पैंदे में टच नहीं हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुड़ेगा तो शाही वैसे ही फैल जाएगी। ये लटका हुआ रहना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे हम? ऊपर एक कांच की प्लेट लगा देते हैं, जार की। क्या लगा देते हैं? कांच की प्लेट। और उसके ऊपर इसको अटका देते हैं कैसे करके। ठीक है, जो छन्नक पत्रिका है, जो हमने पेपर लिया है, उसको क्या अटका देते हैं शाही में। और इस जार के अंदर पहले से क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ बेटा? पानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो देखो। इस पेपर को लटका दिया, लेकिन शाई की बूंद इसके अंदर डूबनी नहीं चाहिए। शाई की बूंद डूबनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे शाई की बूंद डूबेगी तो आपको पता है कि पानी और शाई क्या हो जाएंगे? आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो हल्की फुल्की इसके अंदर टच होनी चाहिए। ठीक है, हल्की फुल्की क्या होनी चाहिए इसके अंदर? टच। तो जैसे ही हम इसके अंदर इसको डुबाएंगे तो कुछ समय पश्चात हम क्या देखेंगे कि जल इस पेपर में ऊपर चढ़ने लग जाएगा। जल इस पेपर में क्या होने लग जाएगा? ऊपर चढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना होगा।
तो ये पेपर में क्या है कि जल की बूंदे क्या है ऊपर चढ़ने लगते हैं। जैसे ही जल की बूंदे ऊपर चढ़ेंगी तो ये शाई यहाँ पे लगी हुई है, तो ये शाई भी क्या है इसके अंदर ऊपर चढ़ने लग जाएगी, शाई भी क्या होने लग जाएगी, ऊपर चढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जल जो विलायक के रूप में कार्य कर रहा है और शाई जो विलय के रूप में कार्य कर रही है, तो शाई क्या है जल से अलग हो जाएगी, शाई क्या हो जाएगी जल से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डाई क्या है, डाई है दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है मिक्सचर, जिससे क्या है जल इसको धकेलता हुआ ऊपर की ओर चढ़ा देगा पेपर में। ठीक है, अरे आपको दिमाग में थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप लोग पेपर पे लिखते हैं, बरसात के पानी में उसको पटक देते हो, तो आपने देखा होगा शाई फैलती कि नहीं फैलती, वो का वो प्रोग्राम यहाँ पे कि शाई को देखना अलग करके। ठीक है, तो यहाँ पे यही किया कि एक पेपर लिया चरण पत्रिका 3 सेंटीमीटर ऊपर, उसके ऊपर चाय की बूंद लगाई, बूंद लगाने के बाद में इसको एक बर्तन में रख दिया, बर्तन के निचले सिरे पे टच नहीं होना चाहिए, पानी में इसको डुबो के कुछ समय पश्चात पानी के साथ साथ चाय क्या होने लग जाएगी, आगे आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे पीछे से पानी के कण इसको धक्का मारेंगे शाई उसके आगे आगे जाएगी। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि शाई दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है मिश्रण है। ठीक है, तो शाई यहाँ पे किस तरीके से कार्य कर रही है, विलय के रूप में, और जल किसके रूप में कार्य कर रहा है, विलायक के रूप में। ठीक है, अब इसके उपयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है, उपयोग क्या है इसके, वो देखो कि जो ये क्रोमेटोग्राफी विधि है ये कहाँ उपयोग की जाती है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास में जो डाई होती है, डाई क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। डाई से रंगों को अलग करने के लिए काम में आती है। मतलब मान लो कि डाई हमारे पास में है पीले कलर की, किस कौन से कलर की है, पीले कलर की। पीला कलर हमारे पास बना है नीले और हरे से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नीले और हरे से। तो पीले कलर को हम क्या कहेंगे, डाई, क्या कहेंगे, डाई। इस डाई में से हमको हरा और नीला ये दो कलर अलग करने के लिए इस विधि को यूज करेंगे। कौन सी विधि को यूज करेंगे, इस वाली विधि को। ये हमने एग्जाम्पल लिया है वैसे। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में नीले और हरे रंग के घटक हैं, इनको अलग करने के लिए किस विधि को उपयोग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग को लगाना है, वो देखो। मान लो कि आपने क्या किया, दो कलर डाल दिए मिक्स करके। ठीक है, ऐसे घोल दिए नीला और पीला कलर आप डाल दोगे पेपर के ऊपर, तो फिर उसको पानी में डुबो के रखो। आप देखोगे कि नीला अलग चलने लग जाएगा, पीला अलग, उनकी अलग अलग परत बन जाएगी। तो वो क्रोमेटोग्राफी विधि होती है। इसके द्वारा क्या है कि डाई से रंगों को अलग करते हैं। और दूसरी बात कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर यदि कुछ नशीले पदार्थ हैं तो उसको भी इसी विधि द्वारा अलग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में रख लेना कि ब्लड के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, जो खून के अंदर अशुद्धियां होती हैं उनको, या खून के अंदर जो ड्रग्स होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उनको अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि का। जैसे कोई भी बंदा होता है ड्रग्स ले लेता है, ड्रग्स लेने के बाद में क्या है, खून में पूरे में संचार हो जाता है उनका। तो ड्रग्स कैसे देखे जाते हैं और कैसे उनको अलग किया जाता है, कैसे उनको मौत के मुंह से बचाया जाता है, तो वो क्रोमेटोग्राफी। कौन सी विधि होता है, क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर से जो कुछ है नोट डाउन कीजिए, आपको सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा। ये जो विधियां हैं इनका पूरा डेटा लिख नहीं सकता क्योंकि एक साइड चित्र आ जाता है, दूसरी साइड लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये शाई विलय के रूप में, जल विलायक के रूप में कार्य करता है, डाई क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये सब चीजें लिखो, जिससे आपको क्या सुविधा रहेगी। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको पूरा मिल ही जाएगा, तो आप इसको लिखो। हाँ, तो बेटा अगली जो विधि है हमारी आसवन विधि है। कौन सी विधि है, आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि क्या होती है वो देखो। ठीक है, गर्मी बहुत है इस टाइम, तो आप भी थोड़ा सा सुरक्षित रहो, पानी वानी देते रहो। हाँ, तो आसवन विधि क्या होती है वो देखो। पहली बात तो दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, एक तो क्वथनांक। ठीक है, ये चीज आ गई दिमाग में, क्वथनांक क्या होता है। इसके बाद में आता है, एक आता है संगणन। ये दो चीजें इस दिमाग में आ गई तो ये विधि एकदम क्लियर हो जाएगी। क्वथनांक क्या होता है, संगणन क्या होता है, बेटा आप लोगों ने देखा होगा
कि हम द्रव को जब गर्म करते हैं तो उसका बन जाता है वाष्प। क्या बन जाता है बेटा? वाष्प। द्रव को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है उसका? वाष्प। और जब वाष्प वापस ठंडी होती है ना बेटा, वाष्प जब ठंडी होती है तो उसका वापस क्या बन जाता था? द्रव। ये चीज तो दिमाग में फिट कर ही लेनी है कि आसवन विधि और प्रभावी आसवन विधि पढ़ोगे ना तो आप लोगों को क्वथनांक और वाष्पन का तो दिमाग में फिटिंग होना चाहिए। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? आया कि क्वथनांक में द्रव का वाष्प में परिवर्तन होता है और संघनन में वाष्प किसमें परिवर्तित होती है बेटा? द्रव। मतलब एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे की क्या है बेटा? अपोजिट है। दोबारा क्लियर करूं तो देखो, द्रव और वाष्प इन दोनों पे टिकी हुई है विधि। तो देखो, जब द्रव से वाष्प बनता है तो इसे तो हम क्या कहते हैं? क्वथनांक या वाष्पन, यही कहते हैं। और जब वाष्प से वापस द्रव बनेगा तो इसे हम कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। इतना दिमाग में आया बेटा? ठीक है, चलो जी अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। प्रभावी आसवन विधि, आसवन विधि क्या है? इसमें क्या होता है बेटा? ये चीज आप नोट कर लेना। इसमें क्या होता है, हम दो द्रव लेते हैं। इसमें कितने द्रव लेते हैं? दो द्रव लेते हैं, ठीक है। और वो दोनों के दोनों द्रव हैं वो घुलनशील है। वो कैसे हैं? दोनों के दोनों द्रव घुलनशील है। घुलनशील है। दो द्रव हैं तो दोनों के दोनों क्या है? घुलनशील, मतलब दोनों दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि उनमें से एक दूसरे से अलग करना है। वो एक दूसरे से क्या करना है? अलग। लेकिन बेटा ये विधि वहां पे काम आती है जहां पे क्वथनांक में क्या हो? अंतर हो। क्वथनांक में क्या हो? अंतर। क्वथनांक में अंतर। क्वथनांक में क्या हो बेटा? अंतर हो। कितना अंतर हो और कितना नहीं हो वो प्रभावी आसवन विधि में पढ़ाऊंगा। केवल अभी तो इतना सा दिमाग में रखना है कि जहां पे क्वथनांक में अंतर होता है ना, वहां पे दो द्रव जो घुलनशील है उनको अलग करने के लिए हम आसवन विधि को उपयोग में लेते हैं। है ना हमने? तो अब जैसे मान लो कि हमारे पास में दो द्रव हैं, एक तो ले लिया पानी और एक ले लिया एसीटोन। कौन सा ले लिया? एसीटोन। ये दोनों के दोनों घुले हुए हैं। अब इनमें से एसीटोन और पानी को क्या करना? अलग करना। तो हमारे पास में देखो इन दोनों का क्वथनांक क्या है? अलग अलग। इसको तो हम कम टेम्परेचर देंगे ना एसीटोन को, ये कम टेम्परेचर पे, कम तापमान पे उबल के बाहर आ जाता है। और पानी को हम इससे ज्यादा तापमान देंगे जब जाके बाहर निकलेगा। सिंपल सी बात। एक पतीला है, पतीले में हमने दो द्रव पानी और एसीटोन डाल दिए, तो पानी को और एसीटोन को गर्म होने के अलग अलग ताप की आवश्यकता होती है, निकलने के लिए अलग अलग ताप की आवश्यकता होती है। जैसे कि एसीटोन क्या जल्दी भाप बन जाएगा, उसका एसीटोन का क्या बन जाएगा? जल्दी भाप। और पानी का क्या बनेगा? थोड़ा लेट। इसलिए एसीटोन जल्दी निकलेगा तो उसको हम अलग इकट्ठा कर लेंगे और बचेगा क्या? पानी। इस तरीके से दोनों को हम क्या कर लेंगे? अलग। ठीक है बेटा? अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखना, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार किया है। स्ट्रक्चर क्या तैयार किया वो देखो। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? एक फ्लास्क ले लिया। क्या ले लिया? एक फ्लास्क, ठीक है। उसका नाम क्या रखा? आसवन फ्लास्क। आसवन फ्लास्क क्यों रखा? क्योंकि ये कौन सी विधि यूज कर रहे हैं? आसवन विधि, ठीक है। और इस फ्लास्क के अंदर एक लगा दिया थर्मामीटर। क्या लगा दिया? थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या काम करता है? तापमान को ज्ञात करता है कि तापमान कितना है, ठीक है बेटा? इतना दिमाग में आ गया? चलो जी आगे चलते हैं। इसके नीचे एक लगा दिया हमने बुनसन बर्नर या स्टोव, ज्वाला उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, इसको गर्म करना। इसके आगे हमने एक सिस्टम तैयार किया जिसमें होके क्या है? वो आगे रखना, ठीक है। ध्यान दो, इसमें पानी और एसीटोन को भर लिया, इस फ्लास्क में भर लिया। किसको? पानी को और एसीटोन को इसके अंदर हमने भर लिया।
ठीक है, भर लिया। चलो भरने के बाद में इसमें हमने ज्वाला उत्पन्न की, मतलब आग लगाई इसके अंदर, इसको स्टोव को चालू किया। तो क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है पानी और एसीटोन। यही है बेटा, पानी और एसीटोन। अब देखो यहाँ पानी का टेम्परेचर अलग है, पानी अलग टेम्परेचर पर उबलता है, उसका क्वथनांक अलग है, एसीटोन का क्वथनांक अलग है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के द्वारा समझना कि मान लो एसीटोन उबलता है 25 डिग्री सेल्सियस पर और ये उबलता है 50 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा मान के चलो। तो क्वथनांकों में अंतर है कि है? तो हमारे पास में जैसे इस फ्लास्क का अंदर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, एग्जाम्पल है नॉट एग्जैक्ट, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो थर्मामीटर दिखा देगा कि भाई अब कितना डिग्री हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या है कि एसीटोन उबलेगा और इस नली से जाता जाता यहाँ तो टेम्परेचर शो हो जाएगा, इस नली से एसीटोन भाप के रूप में उड़ेगा, भाप के रूप में उड़ता 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 इस नली में होकर निकलेगा, नली में होकर निकलेगा। ये नली क्या कर रही है, संघनक का कार्य कर रही है। संघनक का मतलब जो हमारे पास में भाप या वाष्प है उसको किस में परिवर्तित करेगी, द्रव में। किस में परिवर्तित करेगी, द्रव में परिवर्तित करेगी। ठीक है, कि यहाँ से जो भाप आई है इसको किस में परिवर्तित कर देगी, द्रव में परिवर्तित कर देगी, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको यहाँ से बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे पास में भाप किस में परिवर्तित हो जाएगी बेटा, द्रव में, और ये द्रव है एसीटोन का, द्रव के रूप में हम इसको किस में इकट्ठा कर लेंगे, पात्र में इकट्ठा कर लेंगे पात्र में इकट्ठा। अब हमारे पास में पात्र में इकट्ठा हो जाएगा एसीटोन, बाद में बचेगा क्या, यहाँ पे जल, वो जल तो हमारे पास में ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो इस तरीके से दो घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है जिनका क्या हो, क्वथनांक अलग अलग हो बेटा, क्या हो, अलग अलग क्वथनांक हो। क्या बताया, रिपीट कर रहा हूं, पहले इसको थोड़ा सा आप बना लो, फिर दोबारा रिपीट करूंगा, सोच के बनाओ, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसको। हाँ तो बेटा अब आप लोग थोड़ा सा समझे मैंने क्या क्या किया। मैंने क्या किया, इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं ज्यादा। ठीक है, ये विधि और एक प्रभाजी आसवन विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तो जल का, और बेटा इसका लिया एसीटोन का, क्या लिया, घुलनशील मिश्रण। ठीक है, घुलनशील क्या है, मिश्रण। इसको एक फ्लास्क में भर लिया, नीचे ज्वाला चालू कर दी, ऊपर थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर का तात्पर्य यहाँ पे ये इतना सा ही है कि भाई ये टेम्परेचर दिखाएगा कि कितने टेम्परेचर पे कौन सी चीज निकल रही है। जिस तरीके से एक रिकॉर्डर होता है कि भाई हमारे पास में जैसे कि 1 नंबर आदमी को 40 किलो गेहूं दे दिए, तो ये क्या है, रिकॉर्ड करेगा केवल कि इतने टेम्परेचर पर ये चीज निकली है। ठीक है, थर्मामीटर। तो जैसे ही ज्वाला हम जलाएंगे तो फ्लास्क गर्म होगा, फ्लास्क गर्म होगा तो इसमें सबसे पहले कौन निकलेगा, एसीटोन, क्योंकि एसीटोन जल की अपेक्षा कम क्वथनांक रखता है। जल की अपेक्षा क्या रखता है, कम क्वथनांक। तो ये क्या है, कम क्वथनांक के ऊपर तो बाहर निकल जाएगा, और ये ज्यादा पे, इसलिए सबसे पहले कौन निकलेगा, एसीटोन। एसीटोन किसके रूप में निकलेगा, पहले भाप के रूप में या वाष्प के रूप में निकलेगा बेटा, वाष्प के रूप में निकलेगा। जैसे ही वाष्प के रूप में निकलेगा तो ये क्या है, इस नली से होते जाएगा। ठीक है, और ये नली क्या करती है, जल संघनक का कार्य करती है, मतलब कि जो वाष्प है उसको किसमें परिवर्तित कर देगी, ठंडा करके द्रव में। ये ठंडा करके किसमें परिवर्तित कर देगी, ये द्रव में परिवर्तित कर देगी। ठीक, संघनित्र का कार्य यही होता है कि वाष्प को किसमें परिवर्तित कर देता है, द्रव में परिवर्तित कर देता है। और ये हमारे पास में भाप किसकी आ रही है, एसीटोन की, इसलिए हम इस भाप को ठंडा होके आएगी तो इसको पात्र में इकट्ठा कर लेंगे, जब बूंदों के रूप में आएगी इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन का द्रव, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, पानी। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास में आसवन विधि के द्वारा दो घुलनशील द्रव जिनका क्वथनांक क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, अलग कर सकते हैं। अब आगे हम
पढ़ेंगे आसवन विधि के आगे हम पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है, यहाँ पे तो मैंने इतना ही बताया कि क्वथनांकों में क्या हो अंत है, लेकिन वहां बताएगा कि दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों में 25 केल्विन का अंतर हो। कितने का? 25 केल्विन। मतलब मान लो कि एक द्रव है और दूसरा द्रव है, दोनों घुलनशील है और दोनों को अलग अलग करना है, तो दोनों के मध्य डिफरेंट कितना होना चाहिए? 25 केल्विन का डिफरेंट होना चाहिए। मतलब यह मान लो कि 50 केल्विन का है और ये कितना है? 25 केल्विन का। ये 50 केल्विन पे बाहर जाएगा और ये कितने केल्विन पे जाएगा? 25 केल्विन पे। तो दो द्रव जिनके, दो घुलनशील द्रव जिनके मध्य का अंतर या क्वथनांकों का अंतर कितना हो? 25 केल्विन हो, उनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक करते हैं। लेकिन वो आगे की बात है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले आसवन विधि को ही पढ़ना है कि घुलनशील द्रवों को हमने कैसे अलग किया। जिसका कम क्वथनांक था पहले बाहर बच गया, जिसका ज्यादा क्वथनांक था बाद में बाहर है। ठीक है बेटा, एसीटोन का क्या है? क्वथनांक कम है, इसलिए ये पहले बाहर है। तो बेटा यहाँ पे इस विधि को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, दो विधियां हो गई। ठीक है, एक तो हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा दिया। कौन सी? क्रोमेटोग्राफी वाली विधि। दूसरी हमने कौन सी विधि पढ़ाई? आसवन विधि। ठीक है, ये दोनों की दोनों विधि मैंने आपको आज पढ़ाई है। और ये चौथे नंबर की थी और ये 5। एक विधि थी जो 3rd नंबर की थी, वो मैंने आपसे बोला था कि ऊर्ध्वपातन वाली विधि है। बेटा इस विधि को आप लोग क्या है कि पहले चैप्टर से देख लेना। ये पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये कौन से पार्ट में पढ़ा चुका हूँ? पहले पार्ट पढ़ा चुका हूँ, तो वहां पे आप लोग इसको देख लेना। एक और चीज है बेटा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस करो, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे रेगुलर, जिससे बेल आइकन प्रेस करोगे तो। और मैं कोशिश पूरी करता हूँ, बाकी तो आपके समझने पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो मिलेंगे और तब तक आप होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लेना। होमवर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बेटा, तब तक हम अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक इस चीज को समझो, तरोताजा परफेक्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।